देशभक्ति, जन सेवा, अगर ये ध्येय आपको जीना है, ये आपको पहननी है यूनिफॉर्म। यानी मध्य प्रदेश एसआई, सब इंस्पेक्टर मध्य प्रदेश में, अगर ये जज्बा है तो बहुत सारी भ्रांतियां भी चल रही होगी, कब वैकेंसी आएगी, क्या करें, रणनीति क्या हो। तैयारी मैंने शुरू कर दी, अब उत्साह गायब हो गया है। इसी बीच में कांस्टेबल की वैकेंसी आ गई, इसी बीच में एएसआई की वैकेंसी आ गई, इसी बीच में दिल्ली पुलिस की भी आ गई। ऐसी तमाम वैकेंसी भी कुछ चीज आई है। तो फिर ऐसे में क्या करें कि वाकई में एग्जाम होगा या नहीं होगा, या आप हम कोचिंगों के जंजाल में फंसते ही रहेंगे। तो क्या करें अब, है ना। तो आज इन कुछ तनावपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं देने के लिए आया हूं, और मैं हूं संजय गुप्ता, निर्माण इस परिवार से। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो एक यक्ष प्रश्न है कि कब आएगी वैकेंसी, तो इसका उत्तर है, तथ्यात्मक रूप से बोलूं तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है। अब फिर कुछ पत्रकारों की दुनिया से, अखबारों की दुनिया से वो सुनते आए हो ना, सूत्रों के माध्यम से। तो ऐसे कुछ सूत्रों के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास करूंगा, परंतु ये नहीं कहूंगा, नहीं, अन्यथा आप ये कहेंगे कि सर कोचिंग वाले हैं, आपको एक बैच फिर बनाना है इसलिए आप बोलेंगे, है ना। पर सूत्रों के माध्यम से, और लगभग जितना आप मुझे इतने दिनों से जानते होंगे, तो चीजों में कहीं ना कहीं सटीकता मिली जाती है। उसके पीछे के कारण कुछ भी रहे, पर वो सटीकता दिखती होगी आपको। तो उसी विश्वास के साथ में मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी जो वैकेंसी है कभी भी आ सकती है। ठीक है। और ईएसबी ही इसको ले रहा है। कुछ अभी भ्रांतियां ये भी चल रही है, भ्रांति नहीं बोले, खबरें चल रही है कि इस पाठ्यक्रम में भी चेंज हो सकता है या हो रहा है। तो इसके बारे में भी वही विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से, जिसकी संभावना नगण्य है। ठीक है। हाँ, एक चीज और है, कुछ प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं कि इस चीज को की क्लैरिटी वो दे दे ईएसबी, कि जो आपकी 10 यूनिट है प्रीलिम्स में, आपको ये तो पता है ना, 3 स्टेप का एग्जाम, प्री 4 बोलेंगे, प्री देन मेंस फिर इंटरव्यू और फिजिकल, है ना। तो इस दुनिया में पहला स्टेप क्या है आपका, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपके 10 यूनिट्स हैं, हिंदी भाषाई बोध, अंग्रेजी भाषाई बोध, कंप्यूटर विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, करंट अफेयर, इस तरह की यूनिट्स है, और 2 यूनिट्स रीजनिंग की है। टोटल इस प्रकार से 10 यूनिट है आपकी। तो इनका सिलेबस, जो कि मैंने बोला कुछ दबाव समूह काम कर रहे हैं, तो वो ये चाह रहे हैं, हम भी चाह रहे हैं, छात्र भी चाह रहे हैं कि कम से कम ये क्लैरिटी दे दीजिए आप कि इन 10 टॉपिक्स में क्या पूछेंगे, उनका सिलेबस क्या है, आंतरिक सिलेबस क्या है, हो क्या रहा है। दे दिया इतिहास, तो इतिहास में भारत का, इतिहास में विश्व का, इतिहास में मध्य प्रदेश का, किस में क्या पूछा जाएगा, या सिर्फ भारत आएगा या मध्य प्रदेश भी आएगा, क्या या विश्व इतिहास भी डालेंगे, इसकी क्लैरिटी हमें मिल जाए। सेम चीज भूगोल में, कि भारत का भूगोल, कि एमपी का भूगोल, कि भौतिक भूगोल, या और भी ओपन, है ना। हालांकि नागरिक शास्त्र में क्लैरिटी है ना। विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा तो कुछ नहीं है ना। इस तरह की कुछ क्लैरिटी बच्चों को चाहिए। और मैं बच्चों से, जो मेरा वीडियो भी सुन रहे हैं, तो कुछ यहाँ पर दास सूत्र जैसे चैनल है, आप भी उन लोगों से बात करिए। एक गुप्ता जी है, पत्रकार संजय गुप्ता जी, मेरी नाम राशि है, उन तक भी ये बात पहुंचाइए, ताकि वो अपने मंच से इस तरह की बातें उठाए और बच्चों को सहूलियत भी हो जाए, है ना। ये तो ही सामान्य सी बातें। अब वैकेंसी कब आएगी, मैंने बता चुका हूं, कभी भी आ सकती है, क्योंकि चीजें तैयारी लगभग हो चुकी है, जैसा कि लोगों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा पता चल रहा है। तो वो बच्चे जिसका सपना वाकई में मुझे सब इंस्पेक्टर बनने का है, उसके लिए कमर कसने का टाइम है, लूज होने का नहीं है ना। हाँ, अब बात करते हैं कि क्या सर मैं एसआई के साथ में इसमें भी सामंजस्य बैठा सकता हूं। एकदम बैठा सकते हैं। उसमें भी रीजनिंग है 2 यूनिट एसआई में, और कांस्टेबल में भी है ना रीजनिंग, या एएसआई में भी है ना। तो उसके तो आप बाबा बनिए, है ना। साथ ही जीएस के कुछ पोर्शन है उसमें, उसमें बाबा बनिए। विज्ञान भी है उसमें,
तो फिर बचा क्या भाई? एक गणित है ना। अगर एक गणित के कारण आप तनाव में आ रहे हैं कि मुझे ये एग्जाम देना है कि ये एग्जाम देना है, तो मैं ये बोलूंगा, थोड़ी सी उसमें एक वर्ड यूज करूंगा गंदा सा, वो होगी आपकी मूर्खता। मेरा ये मानना है कि जब छात्र जीवन में है आप, और खासतौर से ज्यादातर बच्चे, जैसा कि मैं चाहे ग्वालियर को जीता हूं, मैं इंदौर को जीता हूं अभी, तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे लगभग वो बच्चे हैं तैयारी के दौरान कि जो घर परिवार से बाहर रह करके तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे में आपके पास में कुछ काम ही होंगे मात्र, जैसे सबसे बड़ा काम है सोना, खाना, और तीसरा काम शायद आपकी दृष्टि से बता रहा हूं, तीसरा काम पढ़ना है। नहीं, मैं उल्टा है, ये पढ़ना पहले है ना। तो अब करना क्या चाहिए? सोने का टाइम थोड़ा कम करें, बट आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक भी आपके शरीर की 24 घंटे में से मिनिमम स्वस्थ रहने के लिए 6 से 7 घंटे अनिवार्यतम है। अगर इतना नहीं सोते तो आप बर्बाद है। तो इतना सोने, और जिसको 9-10 घंटे सोते धीरे धीरे रिड्यूस करिए, एकदम करना भी मत मेरी बात सुन करके, उसको नीचे तक लाइए 6-7 घंटे तक। इसके अलावा जो टाइम बचता है, उस टाइम में आपको क्या करना है? मैक्सिमम टाइम जो आपका दिमाग, और दिमाग के अलावा क्या, शरीर, शरीर जरूरी है ना, दोनों स्वस्थ रूप से पढ़ने के लिए हरी झंडी दे, उतना टाइम आपको देना है। चाहे वो टाइम 8 घंटे हो, चाहे 10 घंटे, चाहे 12 घंटे, चाहे 14 घंटे हो। ये आपकी अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं तय करेगी। ना कोई संजय गुप्ता तय करेंगे, ना कोई और गुरुजी तय करेंगे कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। परंतु एक चीज जरूर तय है, वो है पृष्ठों की संख्या और परीक्षा की जरूरत, उसके सापेक्ष घंटे तो देने पड़ेंगे, है ना। तो वो आपके हर व्यक्ति के, हर बच्चे के अपने व्यक्तिगत होते हैं। किसी ने कुछ विषय को पचा लिया है पहले से, उसको रिवीजन मात्र करना है, तो कम समय देना होगा, है ना। कोई बच्चा ऐसा कि जीरो से काम करना है उसको, तो भैया पन्ने पलटे में समय तो देना ही पड़ेगा ना। तो वो आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं के साथ में सामंजस्य बैठाना पड़ेगा पेपर की जरूरत से। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, पास कौन होगा? जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, रेस में कौन जीतता है? जो बाकी बच्चों को पीछे छोड़ता है ना। अब पीछे छोड़ने की पहली शर्त क्या है? कि कम से कम उसके बराबर तो हो जाए। और बराबर भी होने की शर्त क्या है? प्रैक्टिस, शरीर में दम। तो शरीर क्या है आपका? पाठ्यक्रम। उसका दम क्या है? सिलेबस को समझना, एमसीक्यू के माध्यम से ये तय करना कि वो सिलेबस मैंने पचा लिया या नहीं पचा लिया। ये आपका उस दौड़ की परंपरा का नियम है ना। तो इस नियम को पूरा तो करना पड़ेगा। वो देखिए ना, कौन सी मिर्जापुर वाली कौन सी सीरीज है? कौन सी है? मिर्जापुरी है ना। हाँ, तो उसमें भी है ना वो नियम है। तो बेटा पढ़ाई के भी अपने नियम है, और वो किसके सापेक्ष होते हैं? वहां पे तो गैंग के सापेक्ष चलते थे ना। हाँ, लॉयल्टी। तो आपको यहाँ पे भी लॉयल्टी तो देनी पड़ेगी, किसके सापेक्ष? सिलेबस के सापेक्ष और परिवार की जरूरतों के सापेक्ष बेटा, है ना। बीच बीच में जो डिमोटिवेशन आता रहा, वैकेंसी कब आएगी नहीं आएगी, है ना, तो उसमें एकमात्र मोटिवेशन बेटा ये है आपकी अपनी जत। मुझे पता है भैया कौन आ रहा है एसआई की तैयारी में, है ना। कोई अंबानी की औलाद तो नहीं तैयारी करेगी ना इसकी बेटा। आप वो बच्चे हैं जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से सामान्य से आते हैं, है ना। तो ऐसे में, और वो भी यूनिफॉर्म का जज्बा भी आपने ले रखा है ना। तो जब यूनिफॉर्म का जज्बा है तो अनुशासन बहुत जरूरी चीज है, और पारिवारिक जो स्थिति परिस्थिति है उससे मात्र मोटिवेशन निकालिए और लगे रहिए, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। ठीक है। अब पास कौन होगा इस पूरी वैकेंसी में? सिर्फ वो बच्चा पास होगा, बाकी को पीछे छोड़ेगा, जैसा कि मैंने अभी बताया था। अब बाकी लोग कौन है पहले उनका भी एड्रेस अपन ले लेते हैं। पहला वो बच्चा जो यूपीएससी की दुनिया का है, वहां पे वो तैयारी कर रहा है, बट उसके लिए भी वो भी सामाजिक पृष्ठभूमि, आर्थिक पृष्ठभूमि पता ही आपको कैसी है, आप खुद देखते होंगे। अभी राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी चतुर्थ श्रेणी की, 4th क्लास की। बेटा इंजीनियर्स ने एक लाइन से फॉर्म भरे, लाखों फॉर्म भरे गए, है ना। जब भी यहाँ पे पटवारी की वैकेंसी आई हो, या अभी कांस्टेबल की चल रही है, या किसी भी एग्जाम की आई हो, कोई नौकरी में छोटी बड़ी, मैं किसी पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा हूं, बट हमारे यहाँ आलम बेरोजगारी का, आलम सामान्य जरूरत को पूरा करने के लिए हमें आवश्यकता होती है एक नौकरी की, है ना। ऐसे में बेचारा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो बच्चा भी पटवारी का भी एग्जाम दे रहा है, और ऐसा ही तो बहुत बड़ा एग्जाम है उसकी तुलना में, तो लगा हुआ है ना। फिर दूसरा पीएससी की तैयारी करने वाला, एमपीपीएससी जो दे रहा है, उसके लिए प्री बहुत ईजी है ना।
क्योंकि सिलेबस तो वहीं का ही है ना। मेंस यूपीएससी के लिए इजी है और प्री यूपीएससी और एमपीपीएससी दोनों के लिए इजी है। अब इन दोनों नस्ल के बच्चों को अगर आपको पीछे छोड़ना है तो जरूरत क्या है, कम से कम इनके बराबर की औकात तो पैदा करें अपने अंदर। अब वो औकात है क्या, औकात तो नेगेटिव मत लेना इस वर्ड को, मेरे को ये अच्छा वर्ड है बेटा ये, है ना, ताकि दिमाग में बैठ जाए। कभी कभी मैं ऐसे कुछ हार्श वर्ड में बोलता हूं कि वो औकात क्या है। अब वो देखो मास्टर है एक तरह से कुछ विषयों के, कौन कौन सी, भूगोल, नागरिक शास्त्र में पूरा पॉलिटी, इतिहास, विज्ञान, कंप्यूटर थोड़ा सा वीक कह सकते हैं क्योंकि सीधे तौर पे यूपीएससी में नहीं होता है, पर एमपीपीएससी में है बेटा। एमपीपीएससी 9 नंबर यूनिट आपकी पूरी है एक तरह से, है ना, और मेंस में भी है। तो सोचिए, फिर बात करते हैं रीजनिंग की। सी सेट तो पढ़ते ही आ रहे हैं ना, और यूपीएससी की सी सेट, और यहाँ का जो सी सेट का जो सिलेबस भी है ना वो बिल्कुल बच्चों वाला है। मेरा ये मानना है कि 20 के 20 क्वेश्चन हर आदमी जो तैयारी में लगा है वो करने की क्षमता रखता है। फिर बचते हैं दो विषय, करंट तो सब तैयार करते हैं, उस पर तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। दो विषय कौन से, हिंदी भाषाई बोध और अंग्रेजी भाषाई बोध। ठीक है, हिंदी वो पूरे नंबर लाने की क्षमता देती है आपको, बात होती है अंग्रेजी की। जब हम मध्य प्रदेश से आते हैं तो और हमारा मीडियम हिंदी होता है और बहुत तनाव होते हैं हमारे अंग्रेजी मीडियम में, है ना, तो वो थोड़ा सा आगे हो सकते हैं क्योंकि यूपीएससी में उनकी कुछ आदतें हो जाती है अच्छी किताबें पढ़ने की, तो अंग्रेजी धीरे धीरे वो कैप तो सीख ही जाते हैं, है ना, और इतना टफ भी नहीं आता है। तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ रह सकती है, बाकी कहीं नहीं है। बाकी 9 यूनिट के, या मैं जो औकात वर्ड बोला था उसके सापेक्ष में बोलूं, 9 यूनिट की उनके अंदर औकात है। अब उनको पीछे छोड़ना है तो वही वाला नियम आएगा ना, मिर्जापुर वाला, लॉयल्टी। तो 9 के 9 यूनिट में लॉयल्टी तो दिखानी पड़ेगी, किसके सापेक्ष, सिलेबस के सापेक्ष। और उन बच्चों को पीछे छोड़ना है तो पहली शर्त क्या है, उनके बराबर आने की, है ना। और बराबर आने के लिए पहली चीज क्या है, पाठ्य सामग्री। दूसरी चीज क्या है, पचाना। तीसरी चीज क्या है, असेसमेंट। इस तीनों प्रक्रिया से आप जब गुजरेंगे तभी जाकर के उनको टक्कर दे पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है पाठ्य सामग्री। ठीक है, कुछ टॉपिक की किताबें मैंने दी है, भर भर के दी है। निर्माण बदनाम भी है इसके लिए कि मोटी किताबें देता है ना, बट उसके अपने कारण है। अगर मैं पतली सी लूसेंट जैसी किताब आपको अगर दे दूं मैं, तो क्या आप उन बच्चों को पीछे छोड़ पाएंगे। बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए लूसेंट के क्वेश्चन आपसे गलत होने चाहिए, वो भी पढ़ना है अंतिम दौर में, वो भी पढ़ना है मुझे, है ना। यानी लूसेंट के क्वेश्चन गलत हुए तो आप दौड़ से बाहर ही है, परंतु हमें दूसरों को पीछे छोड़ना है तो वो तो सब पढ़ के जा रहे हैं ना। और ऐसे में कौन सा बाबा आ गया, यूपीएससी एमपीपीएससी वाला, फिर उसको भी मुझे पीछे छोड़ना है ना। तो उसके लिए आवश्यकता है उनकी जैसी सामग्री को पढ़ने की, इसलिए थोड़ा मोटा देने का प्रयास हमने किया है ताकि संपूर्णता आए। तो आपका काम क्या होना चाहिए, अच्छी सी पाठ्य सामग्री जिसमें एक निर्माण नाम हो सकता है, बाकी आपका भी अपना विवेक है। ठीक है, उसके साथ में ये आपके पास में आई, अब इसको पचाना है। अब क्लास के माध्यम भी हो सकते हैं उसके अपने, उसके सापेक्ष भी आप पचा सकते हैं, है ना। या फिर आपने एक जीवन जी रखा है भाई, जिन लोगों ने पीएससी और यूपीएससी कोचिंग की हुई है, मैं बोलता ही नहीं उसको कोचिंग में आना ही नहीं चाहिए इस चीज के लिए, है ना। उन बच्चों के लिए जरूरी कोचिंग हो सकती है जो सामान्य रूप से इन दोनों एग्जाम की दुनिया के नहीं रहे हो, और या वनडे के एग्जाम की दुनिया, मैथ्स रीजनिंग अंग्रेजी अच्छा रहा हो, अचानक से जीएस का इतना वेटेज आ गया, उनको जरूर कर लेना चाहिए। बाकी की आवश्यकता मुझे नहीं लगता है अभी, है ना। अब क्या करना चाहिए फिर, यानी आपको क्लास या अपने द्वारा उस किताब को बचाइए और फिर करें आप अपना असेसमेंट कि जो मैंने बचा लिया है उससे संबंधित क्वेश्चन क्या मैं बना पा रहा हूं। अब वो संबंधित क्वेश्चन कहां से उठाएं। अब जिस तरह से सिलेबस तो आपने देखा ही था ना, यूपीएससी वाला था ना, जो मैंने तो सिलेबस में लिख के भी दिया कौन सा टॉपिक कौन सा, खासतौर से मेंस में, ऐसा प्री में नहीं लिख के दिया। बट माइंडसेट तो वही आदमी बनाने वाला होगा ना, प्री का भी मेंस का भी। जिन्होंने सिलेबस मेंस का बनाया वही प्री का, यानी यूपीएससी का माइंडसेट वाले व्यक्ति ने उस सिलेबस को बनाया है। ठीक, मैं अकेला मैं ही था जिसने सबसे पहले बताया कि कौन सा टॉपिक आपकी यूपीएससी के सिलेबस से था, कोई किसी नहीं बताया था उस दिन तक, जब तक मैंने नहीं बताया था। ठीक है, अब उस सिलेबस का असेसमेंट करना है। असेसमेंट भी किससे करें, जैसे कि मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना। इन सब के लिए अक्सर से आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन ही लगाना है। विज्ञान में जरूर मैंने बोला क्योंकि यूपीएससी में विज्ञान ना के बराबर आता है, तो ऐसे में वहां पे अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको और भरपूर क्वेश्चन नहीं मिलेंगे सामान्य विज्ञान के, इसलिए मैंने विज्ञान और कंप्यूटर के लिए दो अलग चीजें बताई थी। जैसे कंप्यूटर की मैंने बोला यूथ वगैरह घटना चक्र का कंप्यूटर आता है वो ले लीजिए, और
सामान्य विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए तो मैंने किरण वाले अलग अलग जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के आते हैं उसको ले लीजिए, या घटना चक्कर का भी एक आता है वो भी आप ले सकते हो, है ना, या एक आरबीडी का भी आने लगा है आजकल, खानसर वाला मोटा सा, उसको भी 15-20 हजार शायद क्वेश्चन है उसके अंदर, वो भी आप ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है, स्वविवेक आपका। बट तरीका क्या होगा पढ़ने का बेटा, कि मान लीजिए मैंने सिंधु सभ्यता पढ़ी तो पहले किताब से पढ़ा, फिर मैंने घटना चक्र खोला, उसकी सिंधु सभ्यता के क्वेश्चन लगाए भर भर के, फिर उसमें एक मनोविज्ञान तय करिए कि मुझसे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, और वो टॉपिक को अपनी किताब में लाल कर दीजिए हाइलाइटर से। जब दोबारा रिवीजन में आएंगे कभी नहीं भूलेंगे। तो ये होगा आपका पढ़ने का एकमात्र तरीका। पढ़िए, समझिए, रटिए। हाँ, रटना बोला है मैंने, रटना इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ स्टडी। वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन बेटा यहाँ पे होते हैं, बिना रटे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अनिवार्यतम कोई ये बोले आज मुझे आके मुझसे शास्त्रार्थ भी कर सकता है कोई भी विद्यार्थी या गुरुजी भी, यार नहीं सर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ का पेपर नहीं कर, कभी कुछ नहीं होगा बेटा बिना रटे। मैं यूपीएससी नहीं हो रहा है भैया तो पीएससी के भी इन एग्जाम की बेचारी की क्या है ना, फैक्ट जहां होंगे तो रटना पड़ेगा, बट रटा हुआ कब याद होगा, जब समझ के रटेंगे। लूसेंट है, हर बच्चा पढ़ रहा है बट याद नहीं होती है ना, क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट फैक्ट होते हैं, बट उसको समझते हुए या किसी अच्छी किताब के साथ में अगर लूसेंट पढ़ के जाओ तो फिर लूसेंट कभी नहीं भूलोगे आप। तो वो उस प्रक्रिया में आपको आना पड़ेगा पढ़ने की में, तब जा करके, और भर भर के एमसीक्यू लगाइए और फिर इंडिपेंडेंट दुनिया में आकर टेस्ट दीजिए। अब ऑनलाइन टेस्ट होगा तो आपके पास में है ऑनलाइन की सुविधा, तो ऑनलाइन दे लो, नहीं तो ऑफलाइन देना तो ऑफलाइन दीजिए, या आपके ऊपर से के ऊपर है जो आपके लिए इजी एसेसेबल हो, ठीक है ना, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और निर्माण जो प्लस हमारी ऐप है उस पर आपके टेस्ट सीरीज भी चली रही है, अभी 2 तारीख से हम लोग चालू कर रहे हैं, 2 अक्टूबर से। ये तारीख भी हमने सोच समझ के डिसाइड की है बेटा, है ना, उससे पहले बहुत कुछ आ चुका होगा ऐसा, इसी कारण से ये तारीख भी नहीं, तारीख तो हमने पहले ये था कि इसी महीने में कुछ तारीख थी, कुछ कारणवश, और ये सूत्र वाली होगी विश्वसनीय सूत्रों के कारण, इस कारण से वो तारीख हम 2 तारीख तक लेके गए हैं। ठीक है ना, तो क्या पता कुछ धमाका हो जाए इसी बीच में। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं चुपचाप उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना, लेट मत करना बेटा। ठीक है, अब आते हैं, तो ये हुई रणनीति, ये भी मैंने बता दिया कौन बच्चे पास होंगे। अब आते हैं बुक्स के, थोड़ी सी कुछ बुक्स मैंने निकाली है, जैसे मैंने नागरिक शास्त्र दे दी है, मैंने इतिहास की दे दी है, मैंने कंप्यूटर की दे दी है, मैंने सामान्य विज्ञान की दे दी है, और अभी अगले 10 दिन के अंदर भूगोल वाली किताब भी आपको आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अलावा बचता है आपका 2 रीजनिंग का। रीजनिंग का जो मैंने दिया है क्लास के बच्चे, आप लोगों के पास वीडियो आ रहा है, आप उसको भी मत पढ़ना, इकट्ठा करके रख देना, क्योंकि देना था फीस लिए इसलिए वो देने के लिए। मैंने पहले दिन भी आपको मना करा था, चाहे मेंस का मैथ्स हो या यहाँ का हो, आपको क्या करना है, क्लास तो पढ़नी है, क्लास से ट्रिक्स लेनी है, और आपको कुछ मोटी किताब, जैसे मैंने एक आर.एस. अग्रवाल बताया था, आर.एस. अग्रवाल में आज की दुनिया की ट्रिक्स वाली चीजें नहीं है उसके अंदर, वो पैटर्न वाली है, परंतु क्या हो रहा है, क्वेश्चन सीधे आ रहे हैं बेटा उसी से, है ना। जो पुराने बाबा जो पेपर बनाने की दुनिया के है ना, वो हम लोग को नहीं जानते, वो संजय गुप्ता की किताब को नहीं जानते हैं। मैं और दूसरे कोचिंग वालों का नाम नहीं लूंगा, किसी का अच्छा नहीं होता यहाँ से बोलना, वो नहीं जानते हैं कि कौन क्या बाजार में चल रहा है। तो वो परंपरागत रूप से किताबें अच्छी चलती आई, उन्होंने जो जिया है उन्हीं किताब से पेपर बनाने की आदतें होती है। आप कोई भी किताब पढ़िए, साथ में कोशिश करना, आर.एस. अग्रवाल जो रीजनिंग की इतनी मोटी किताब है, तर्क शक्ति के नाम से आता है, पूरा सिलेबस है उसके अंदर, ज्यादा मत करिए आप, ट्रिक्स तो क्लास से सीखी होगी आपने, अपने जो भी आपके गुरुजी होंगे। आपको क्या करना है, हर चैप्टर से रैंडमली 20-30 क्वेश्चन लगाइए, है ना। क्यों, क्योंकि 20 के 20 क्वेश्चन बनाने बेटा वो ताकत है आपकी, बैकबोन है पूरी तैयारी का। तो आपको निर्माण विवरण की जो बुकलेट में दे रहा हूं उसको तो पटक दिए साइड में, आप उसके पढ़िए। ठीक है, अब बचता है हिंदी और अंग्रेजी। हिंदी में क्या है, हिंदी में जो संभावना है पूरी क्या है, भाषाई बोध है, यानी कॉम्प्रिहेंशन है। अभी और क्लियर करवा रहे हैं, कोई भरोसा नहीं है पीएससी का क्या कर दे, सॉरी ईएसबी का। तो अपन इसमें भी फिर भी ग्रामर पढ़ के जाना है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन ग्रामर का भी आ सकता है, तो ग्रामर भी आपको थोड़ी सी मजबूत करनी है। कोई भी अच्छी किताब आपके पास ग्रामर की हो उससे उसको समझिए, और एग्जाम्पल्स मैक्सिमम खासतौर से पूछ क्या रहा है, इसमें कौन सा छंदी विच्छेद आया है, एक एक टॉप पॉइंट उठा लेगा, उससे बताएगा इसमें कौन सा समास है ना। सेम चीज वो अंग्रेजी में कर रहा है, ठीक है ना। तो ये तरीका होगा आपको पूरा का पूरा पढ़ने का, आपको ये ध्यान रखना। किताबें 4-5 बताइए मैंने जो निर्माण की, उसको आप ले सकते हैं। ठीक है, एक बेहतरीन किताब है, देखना, उससे अच्छी किताब शायद नहीं मिलेगी, मेरी गारंटी भी है। ठीक है ना, और संपूर्णता के साथ में बस क्वेश्चन बैंक लगाने हैं आपको, क्लियर हुआ। और फिर लास्टली टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने बता भी दिया बीच में ही कि 2 अक्टूबर से हम लोग चालू कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम में होगी, ग्वालियर में भी होगी तो इंदौर में भी होगी, और ऑनलाइन आपके मोबाइल में होगी। और ऐप का नाम है हमारी का निर्माण प्लस, निर्माण
प्लस। इसको आज ही प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए और उस पर ये टेस्ट सीरीज चलती हुई मिलेगी आपको, ठीक है। अब ये तो ही सामान्य सी बातें, फिर बाद में लास्ट में एक चीज और दोबारा से उसी मोटिवेशन की बात करूंगा जो कि रिपीट भी होगी कि सर मन कैसे पक्का करके बैठे रहे कि वो आ रही है कि नहीं आ रही। उस हो सकता है 10 दिन में आए, 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, तो डेली बहुत डायलेमा। और मैं अभी इंदौर सेंटर से आपकी क्लास ले रहा हूं, तो ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा कि जो ऐसा ही वाले बच्चे आके सर क्या हो रहा है क्या नहीं करे, है ना। शकल बहुत बेचारे अच्छे अच्छे नालायक बच्चे भी मासूम सी शकल बनाने लग गए आजकल, है ना। क्यों? क्योंकि ये एग्जाम की दुनिया है ना, अच्छी अच्छी नालायकों को मासूमियत में बदल देती है। क्यों? तनाव परिवार का, तनाव कैरियर का। लड़कियों की शादी हो जाएगी तो अपने घर चली जाती है बेटा, ऐसा नहीं मैं लड़कियों के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, बट लड़कों के जो कंधे है ना, उतना बोझ होता है पूछे मत। और इस तैयारी में 99% सिर्फ और सिर्फ लड़के होते हैं, है ना। तो एक बहुत बड़ा दबाव लेकर के, बहुत बड़े सपने घर परिवार कर अपने भी वो लेकर के घर से बोरी बिस्तर बांध करके, है ना, दबड़ों जैसे कमरों में रह करके तैयारी कर रहा है ना। तो ऐसे में आवश्यक है मोटिवेशन। और मैं हमेशा मोटिवेशन ये नहीं कहता हूँ कि किसी मेरे जैसे बाबा टाइप के लोगों का रील सुनो, गाने सुनो ना, भाड़ में गए। आपका मोटिवेशन आपके माई बाप है, वो क्या सोचते हैं आपके लिए, उनके सापेक्ष जीना सीखिए। जरूरी नहीं है कि वो पढ़े लिखे हो तो वही मोटिवेट करेंगे। आप 2 मिनट उनसे बात करिए, है ना, अपनी भाषा में बात करिए, माई बापू से डेली बात करिए, मम्मी से जरूर कर लेना, है ना। हालचाल ही पूछ लो, मम्मी क्या खाया खाना, एक तो पहला बात ये, ठीक है। दूसरा, जिस टेबल पे बैठ के आप लोग पढ़ते हो वहां पे उनकी एक छोटी सी फोटो लगा लो। और एक कोई यूनिफॉर्म वाला कोई मित्र, पुराना सीनियर हो या कोई सब इंस्पेक्टर आपको अच्छा लगता हो 2 स्टार वाला, उसकी एक फोटो लगा लो, ठीक है। उसको देखते रहिए और अपनी मोटिवेशन में लगे रहिए। साथ में देखो, पढ़ाई का जज्बा तब मेंटेन रहता है, तब डेली ये तय कर ले कि आज जो मैंने पढ़ा है और इससे अगर आज पेपर आ जाए तो मैं पास हो जाऊंगा, तब आपके अंदर दूसरे दिन पढ़ने का जज्बा रहेगा। तो इसका तरीका एकमात्र ये है कि असेसमेंट ओरिएंटेड पढ़ाई करते रहिए कि आज आपने पढ़ा, शाम को क्वेश्चन लगा लिए तो नींद बहुत अच्छी आएगी, है ना। तो ये काम करते चलो, और कुछ नहीं यार, कोई बड़ा विशेष वाकई में ये क्लास में मैंने सारी सामान्य सी बातें की है ना, कोई लफेबाजी हुई है इसमें, कोई ऐसी कोई तथ्यात्मक कोई चीजें नहीं मिली ना आपको क्लास में, वाकई में जरूरत नहीं है। बट क्या है कि चलो ठीक है, बच्चों को एक गुरुजी की शक्ल दिखती रहनी चाहिए, है ना। पर तो सत्य ये है कि आपका आत्मबल ही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से ही आपका आत्मबल आता है, आपकी अपनी क्षमताओं से ही आत्मबल आता है। हम तो मात्र छोटे से सहयोगी यार आप लोग को। कोच की भूमिका भी बहुत बड़ी हो जाती है ना। कोच क्या करता है, जब तक आप ग्राउंड में रहते हैं तब तक आपके साथ रहता है। कोचिंग वाले भी साथ में थोड़ी रहते हैं यार, क्लास में कितनी देर रुके हुए, है ना। कोच का काम तो इतना घर पे बैठ के पढ़ो तब भी मैं आपको साथ देता है ना। तो इतना नहीं होता है, बहुत नगण्य भूमिका है। पास सिर्फ आप होते हैं, आपकी क्षमताएं होती है, आपकी नियमितता होती है, आपकी अपने और अपने परिवार के प्रति संवेदनशीलता जो होती है, वही चीजें आपको पास कराती है ना। अपने आप से मोटिवेशन लीजिए, घर परिवार से मोटिवेशन लीजिए, माई बापू से मोटिवेशन लीजिए, भाई बहनों से मोटिवेशन लीजिए। और ये भी देखिए, जो पहले की दुनिया में पास हुए हैं वो भी सामान्य लोग ही थे ना। और एक चीज हो रहा, एक इस मन से पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, परसों या परले रोज की बात है, मेरे ही क्षेत्र का एक बच्चा आया हुआ था, नाम नहीं बोलूंगा ठीक नहीं रहेगा। वो पूछ रहा था कि सर कुछ चलता भी है क्या, है ना, कि कुछ ले दे करके सेटिंग हो सकती है क्या। अरे सर ईएसबी में तो हो ही जाएगी, है ना। ये सोच करके मैं ये बोल रहा हूँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास के ही जो पहले वैकेंसी आई थी, कौन लोग पास हो रहे हैं अभी, जो वो छोड़ दो, एमपीपीएससी अभी 2024 का रिजल्ट आया है ना। आपके बीच के बच्चे पास हो ना। कई बच्चे तो ऐसे बेचारे घर में रोटी बड़ी मुश्किल से आ रही है, वो भी पास होके अच्छे नंबर इंटरव्यू तक में पाए हैं यार उसने, है ना। हर साल ऐसे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। अगर सीटें बिकती, चोरी होती, तो शायद ऐसे एग्जाम्पल्स आपको नहीं मिल रहे होते, है ना। तो इसलिए तनाव मत लेना, चुपचाप पढ़ाई में लग जाओ। और 500 क्या 600 के आसपास की सीट आ रही है बेटा, है ना। तो दम से लग जाइए। और जो कांस्टेबल का तनाव और दोनों का, इसको वो लोग बोलते हैं ना कि 2 पटरी पे सवार चलोगे, 2 नाव पे सवार तो टांगी चिर जाएगी, ऐसा नहीं है। ये हाइपोथेटिकल दुनिया नहीं है बेटा, ये रियलिस्टिक दुनिया है। जब साला सिलेबस हमारा सेम है, एक मैथ्स से अलग है, उसको 2 घंटे में एक्स्ट्रा दे लूंगा ना भैया, तो मैं क्यों नहीं दे सकता हूं भाई। तो ये मूर्खता ना करें,
सामान्य परिवार से आप आते हैं तो कांस्टेबल का भी मुझे फॉर्म देना है और उसका भी देना है। क्यों? क्योंकि मैथ्स के अलावा पूरा सिलेबस सेम है ना, फिर बचा क्या भाई? और आपने जितना जीएस पढ़ लिया उतना तो कांस्टेबल वाला पढ़ेगा, कि फिर पास कौन होगा? बस ये भी देखिए, तो दोनों को मैनेज करिए। क्लियर हुआ? हाँ, कुछ बच्चे ये एफएसओ की दुनिया के भी हैं, आप में एफएसओ भी दे रहे होंगे, हाँ उसमें थोड़ा सा तनाव हो सकता है, इम्बेलेंस होगी चीजें, है ना। और कोई मुझे सुन रहा है तो अगर इंदौर में, वैसे मैं अभी 4 दिन इंदौर में हूँ, तो मुझसे आके उसका डिस्कशन कर ले। आपकी स्थिति परिस्थिति को जानते हुए मैं उसमें सजेशन दे सकता हूँ, ठीक है। फिर 4 दिन के बाद में मैं कुछ दिन के लिए ग्वालियर में रहूंगा, तो वहां आके मुझसे मिल लो, तो उसकी आप और मैं बैठ करके कुछ समाधान निकालेंगे कि क्या हो सकता है। आपकी जरूरत को मैं समझूंगा, कुछ एक आदर्श उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन का उत्तर एक यूनिवर्सल टाइप का नहीं हो सकता, एक जनरलाइज नहीं हो सकता है ना, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति के अनुसार हो सकता है, ठीक है। तो लगे रहिए। अब आप जो बैठे कुछ पूछना था तो पूछ सकते हैं, पूछो कुछ पूछना हो तो आप लोगों को, कोई क्वेश्चन? वो तो मैं बता दिया है। देखो, आधिकारिक तौर पे ये नहीं पता कि कब होना है, ना ईएसपी ने बताया अभी तक, ना कोई पुलिस विभाग से पता चल रहा है, परंतु जो मैंने बताया विश्वसनीय सूत्रों के आधार पर मैंने हिंट दे दिया है आपको। देखो बेटा, इसमें ये है कि आप, इनका क्वेश्चन ये है, मैं बता देता हूं कि सर 10 सब्जेक्ट है, इनको एक साथ कैसे मैनेज करें। इसका उत्तर मैं पहले दे चुका हूं इनडायरेक्टली। आपके पास में जो समय है ना, मैक्सिमम टाइम पढ़ने का ही है ना, सोने के अलावा, भाई दूसरे नंबर पे सोने का टाइम समय है, ठीक है। उस समय में से आपको प्रतिदिन सेगमेंट्स बांटने पड़ेंगे। अब मुझे नहीं लगता कि आपको रीजनिंग की 2-3 घंटे की आवश्यकता होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है ना, लिमिटेड टॉपिक्स है, एक दिन में 3 टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन निकालोगे तो एक एक 1.5 घंटे में आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा, मानते हैं? हिंदी में नहीं है ना। अब जिनको समय देना है उसमें से 3 विषय पर डे पढ़ने की आदत डाल लो, टोटल पढ़िए 5 विषय पर डे ना। ये भी कर सकते हो कि 5 विषय में इधर जीएस वाली में लेके आ जाऊं, और 4 दिन तक या 5 दिन तक, और 2 विषय को सैटरडे संडे में ले आऊं, तो वार के हिसाब से भी लेके आ सकते हो कि मैथ्स अंग्रेजी रीजनिंग को मैंने सैटरडे संडे में मैं 4 घंटे दूंगा इन विषय को, है ना, बाकी पूरे दिन इनको दूंगा। पर डे आधा घंटा मैं करंट अफेयर की अभी हाफ ईयरली जो आई होगी मैगजीन, उसको निपटाइए चुपचाप, है ना, क्योंकि उसको भी ताकत में बनाना है, ठीक है। तब तक वैकेंसी आएगी, फिर बाकी आगे की जो आएगा उसको पढ़ते 1 घंटे करंट पे दे लो। हाँ, करंट के लिए ऑनलाइन के चक्कर मत पड़ना बेटा। ऑनलाइन में जो कोचिंग वाले जो डेली करंट आके पढ़ा रहे हैं ना, उसका आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है। घंटे 2-2 घंटे की क्लास में आपको 10 फैक्ट मिल रहे हैं, उससे अच्छा है कि 20 घंटे के अंदर पूरे साल भर की तुम वो होती ना वार्षिकांक टाइप, उसको पढ़ डालोगे यार। जहां आप अगर साल भर दे रहे हो करंट अफेयर को, 365 घंटे चले जाएंगे ना आपके, उस 365 घंटे में कम से कम आप 15-20 बार से नहीं 25 बार आप रिवीजन कर लोगे उस करंट अफेयर को, तो कौन सी अच्छी चीज है किताब से। तो लापरवाही मत करना, मूर्खता मत करना, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी। अचानक से वैकेंसी आएगी, 3 महीने बाद पेपर ले लिया, क्या कर पाओगे? अभी देख लिया ना, अभी कांस्टेबल में क्या तारीख भी दे दी है उसने, एएसआई का भी, इसके जस्ट बाद आपका पेपर होना है, तो कब जाएगा? जनवरी एंड या फरवरी? हाँ, ये संभावना है बेटा, तो लापरवाही मत करना गलती से भी। तो अभी से पूरा समय दीजिए, मैनेज करिए। और एक छात्र का जो जीवन है आपका, वो कहावत सुनिए ना, ओखली में सिर दिया तो मूसली से क्या डरना। तो लगे रहिए, ठीक है। 2-4 बाल ही तो उड़ेंगे, आ जाएंगे, साला विग लगवा लेंगे यार, पैसे जाएंगे जब, है ना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? करंट के लिए देखो बेटा, देखो अगर अच्छी किताब पढ़नी है तो एक बिहार से निकलती है एडुटेरिया, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट के लिए, तो उसका वार्षिकांक अर्धवार्षिकांक आया था अभी मई जून में, उसको ले लो। उससे आगे की मंथली उठा लो। जब पेपर होगा अपन लास्ट में एक स्पीडी लेंगे, क्योंकि वो वार्षिक 1 साल की आती है स्पीडी, हर महीने में लास्ट ईयर का 1 साल का क्वेश्चन आता है ना, तो उसको उससे रिविजन करेंगे अपन। ये संपूर्णता वाली तैयारी है ना। तो यहाँ वाली घटना चक्र जो अपने इंदौर से वो नहीं लेनी है, एडुटेरिया बिहार से चलती है बेटा, वो बहुत प्यारी किताब है। और एमपी स्पेशल का करंट आएगा तो उसके लिए मैं भी दूंगा पीएससी के टाइम पे, वो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, और क्लास वाले को यहाँ से प्रिंट आउट मिल जाएंगे, तो उसको पढ़ेंगे अपन, बस हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो और फालतू चक्कर मत पड़ना है इधर उधर की किताबों में, संपूर्णता से पढ़िए। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर का एक ऐसी मानसिकता, एक ऐसा मनोविज्ञान है कि 2 बार पढ़ने भर से उसके लगभग क्वेश्चन सही हो जाते हैं, है ना। तो उस मनोविज्ञान का फायदा उठाइए फिर आप लोग भी। तो अभी वार्षिकांक जनवरी से कोई मैगजीन आई होगी अर्धवार्षिकांक की, उसको लेके उठा लो, पटक लो अपने पास में, नहीं हो तो डाउनलोड कर लो,
नहीं हो तो उसके नंबर पे बोलो कि हमको वो चाहिए, आपके घर पते पे भिजवा देगा। उसके लिए तो रद्दी पड़ी होगी वो, है ना। और उसके बाद की हर महीने वाली लेना चालू कर दो, बस ये काम करिए और कुछ नहीं करना है, क्योंकि वो एक संपूर्णता युक्त किताब है इसलिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? बेटा मैं ये बोलूंगा इसमें रिवीजन में टॉपिक वाइज असेसमेंट करना है, चैप्टर वाइज, विषय वाइज नहीं। इतिहास पढ़ने के लिए बैठे हो, सिंधु सभ्यता पढ़ी तुरंत क्वेश्चन, वैदिक पढ़ा तुरंत क्वेश्चन, इधर मूल अधिकार पढ़ा तुरंत क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व पढ़ा तुरंत क्वेश्चन, फिजिक्स उठा रहे हो एकदम साउंड पढ़ा तुरंत क्वेश्चन, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी तुरंत क्वेश्चन। ये नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ने के बाद क्वेश्चन लाऊंगा, ये मूर्खता मत करना गलती से भी। मैंने एक लाइन बोली, आपको शायद याद नहीं आया, कि मैंने ये बोला है कि मैंने सिंधु सभ्यता वाला लिया था, सिंधु सभ्यता पढ़ा, घटना चक्र से क्वेश्चन लगाए, फिर आपको ये देखना मुझसे ये वाले क्वेश्चन याद नहीं हो रहे, मैं गलतियां हो रही है, उसको किताब में जाके हाईलाइटर से लाल कर लेना है, ताकि जब उस किताब को रिवीजन में आए तो हाईलाइटर वाले फोकस जाएगा ना, दोबारा जीवन में नहीं भूलोगे उसको। और एक टेस्ट देने की और विधा बता देता हूं आप लोगों को, चलो याद आ गया मुझे। सामान्यतः क्या होता है जब आप टेस्ट की दुनिया में जाते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, ऑनलाइन तो और भी बेकार होता है, ऑफलाइन में भी क्या करते हैं, आए कोचिंग में, टेस्ट दिया, कोचिंग वाले ने ओएमआर ले लिया आपकी, आपको एक मॉडल उत्तर मिल गया, एनालिटिकल भी मिल गया लिखा हुआ, फिर ज्यादा ज्यादा क्या होता है, वो एक गुरुजी कभी आ जाएंगे, वो रिकॉर्ड करके ऐप पे पटक देंगे, आप सुनते रहेंगे, यही होता है। और आप भी फिर क्या करते हो, घर जाते हो, उत्तर माला से क्वेश्चन चेक करते हो, 100 में से 70 सही हुआ, 30 गलत हो गया, नमस्कार, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। शायद ऐसा ही है ना। हाँ, इससे कभी भी फायदा जीवन में नहीं होगा इस तरह की टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज नहीं है, टेस्ट सीरीज है आपका असेसमेंट का टूल। और असेसमेंट का टूल कब काम करेगा, कोई भी टूल्स कब काम करता है, जब पूरी डायग्नोस करते हो ना भैया। मान लीजिए आपको कार्बोरेटर खराब है, तो कार्बोरेटर को खोलना पड़ेगा ना उस टूल्स के माध्यम से, तो फिर आपको अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से पूरी तैयारी के डब्बे को खोलना है। हाँ, ऑपरेशन। अब वो कैसे ऑपरेशन होगा, कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए थे, 70, यानी 30 गलत हुए, और 70 के 70 के क्वेश्चन के आप बाप तो नहीं होंगे, बाप मतलब कंफर्मेशन वाली, जिसका डीएनए मिल रहा हो आपके दिमाग से सीधे तौर पे, है ना। तो 10 एक क्वेश्चन तो तुक्के वाले भी होंगे ना। हाँ, तो आपके 30 क्वेश्चन जो गलत हुए थे जिसके आप बाप नहीं है, और 10 क्वेश्चन वो जिसमें तुक्के से आप बाप बने थे, तो वो 40 क्वेश्चन हो गए। अब इन 40 क्वेश्चन का उत्तर आपको अपनी किताब में ढूंढना है, और जहां पे वो क्वेश्चन मिला फिर हाईलाइटर से लाल कर दो। मैं गारंटी दे रहा हूं दोबारा वो क्वेश्चन आएगा, जीवन में नहीं भूलोगे। और अगर ये क्वेश्चन सीधे बिना इस प्रोसेस से जाते तो ये गलती जो आज टेस्ट में हुई है अगले पेपर में आएगा तब भी वो क्वेश्चन गलत होता, मेरी गारंटी है। तो ये है टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपने आप को परिमार्जित करना। क्लियर हुआ? तभी काम आएगी टेस्ट सीरीज, कोई मतलब की नहीं बेटा। वो कर लेना। ऐसा लगेगा यार मेरे 2 घंटे खराब, 2 घंटे नहीं हो रहा है बेटा। तुमने एक चीज नोट भी की होगी, टेस्टों की दुनिया में आप रहेंगे, जो कोचिंग में टेस्ट दे रहे हो लगभग लगभग उसी एवरेज के टेस्ट स्कोर वहां पे मेंटेन रहता है। ऐसा क्यों भैया? क्वेश्चन भी सेम नहीं है, फिर भी लगभग सब बराबर सही रहता है। कारण कि जो सही था वो सही है, जो गलत था गलत है। एरिया तो लगभग वैसे ही कवर हो रहा है कहीं ना कहीं, सही है ना। तो ये ध्यान रखना कि घर आके उसको हाईलाइट करे। और जिस दिन पहले तो आपने लाल किया, फिर आपको लगा कि वो उस नेचर के क्वेश्चन वापस सही होने लगे, फिर उसको वापस पीला कर दो। और जिस दिन किताब आपकी पीली हो जाएगी, यानी आपके पीले हाथ हो गए, काम हो जाएगा। और कर लेना, यही शाश्वत सत्य है पूरी टेस्ट सीरीज का फायदे लेने के लिए। और अगर ये नहीं करेंगे तो भीड़, तुमने देखा होगा ना कि इंदौर में मैं अभी आया हूं, तो 5 बच्चों का ग्रुप है, जहां पे टेस्ट सीरीज में उन बच्चों ने बोल दिया वहीं घुस जाते हैं अपन, है ना। उससे नहीं होती है, कुछ भी फायदा नहीं है उस चीज से। सिर्फ फायदा क्या है, घर पे जाके क्या कर रहे हो। भीड़ चाल में मत जीना यहाँ पे, है ना। क्लियर हुआ? चलिए, और कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है, फिर अगेन वही लाइन जिससे मैंने क्लास शुरू की थी, देशभक्ति जन सेवा, यही ध्येय वाक्य है अपनी मध्य प्रदेश पुलिस का। तो इसको जीना है तो अनुशासन चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब अनुशासन। तुमने देखा होगा ना, कोई पुलिस वाले रील तक बना दे रहे हो, लाइन अटैच हो गया और कार्रवाई होगी। क्यों भैया? रील तो बने, दुनिया बना रही, तुमने कौन सा पाप कर दिया? क्या तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है रील बनाने की, है ना। तुमने देखा होगा किसी ने किसी को चाकू मार दिया, पता एसपी साहब तक सस्पेंड हो गए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का अनुशासन। आपका भी डर, और आपका डर कब बना रहेगा? जब आपके अंदर अनुशासन रहेगा, तभी तो दूसरों को आपको फॉलो करेंगे ना।
तो वो अनुशासन आपकी पूरी पढ़ाई में भी होना चाहिए। अनुशासन सिलेबस के सापेक्ष, अनुशासन उसको पचाने के सापेक्ष, अनुशासन टेस्ट देने के सापेक्ष, अनुशासन असेसमेंट को समझने के सापेक्ष, है ना। और एक चीज और, ये उल्लू वाली आदतें बंद करो, रात को सोइए और दिन में पढ़ने की आदत डालो, है ना। एक चीज और अंतिम, गुरुजी ने बड़े भाई के तौर पर अपने जीवन में सुचिता लाई है। एक मैंने अभी पीएससी का जो रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन मैंने एक वीडियो बनाया 15-20 मिनट का। इस बार के रिजल्ट में एक बहुत खूबसूरत चीजें दिखाई दी है। ये हर बार होता है बट इस बार ज्यादा था तो मैं उसको लेके आ गया, मुझे रिकॉल हो गया ऐसी चीजें। और जीवन में मैंने पहली बार रिजल्ट के बाद मैं कभी ऑनलाइन आया हूं। कारण क्या था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली मुझे कि मुझे लगता है यार सभी बच्चों तक जाना चाहिए। उसमें क्या मिला, सारे बच्चे लगभग जो शुरुआती टॉपर्स में दिख रहे हैं ना, पहली रैंक से लेकर के लगभग अध्यात्म से जुड़े हुए बच्चे हैं। अध्यात्म क्या देता है आपको, वो मार्क्स का अफीम भारत की सनातन के अध्यात्म में नहीं चलता है ना। और जो रील्स की दुनिया में जो गंदगी फैला रहे वो एक अलग चीज है। अध्यात्म आपको देता है सुकून, आपको देता है सुचिता। आपको ये बताता नहीं ये काम करोगे पाप लगेगा, यही अध्यात्म है। आपको भगवान को मान रहे नहीं मान रहे वो अध्यात्म नहीं है। जो आपको इस चीज का भान दिलाए कि जो गलत करने जा रहे हो उसको कैसे अंकुश करना है, ये अध। और आपकी उम्र क्या है अभी, बनने और बिगड़ने की है। और इंदौर में रह रहे हो तो बिगड़ने का तो बहुत है ना। मैं हमेशा बताऊं लाइब्रेरी क्या है, वो भगवान जोड़ियां नहीं बनाते बेटा। भगवान ने तो काम लाइब्रेरी वालों को सौंप दिया है कि लाइब्रेरी खा लो जोड़ियां यही बन जाएगी, कुछ तो काम दूसरा करने दो, है ना। तो उससे बचे रहोगे, यानी अपनी व्यक्तिगत सुचिता जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों सुचिताएं हैं, वो बच्चा जल्दी सफल होता है। ऐसा नहीं है भाई वो भी नहीं, तुमने सुना एक टॉपर आया तो उसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड के कारण, तो उस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में भी सुचिता होगी, है ना। वो मोटिवेट भी कर रही होगी, पढ़ ले भाई, भाई तो नहीं बोलेगी वो, जो ब्याह करना है उससे, है ना। हाँ, तो इसलिए कहने का मतलब मेरा ये है कि मानसिक शारीरिक सुचिता ही आपको आगे बढ़ने के संकल्प को संकल्पित करती है। मेरा ये मानना है कि सप्ताह में अगर 2 घंटे उसकी वजह से अगर बिगाड़ रहे हो तो आपका शुभचिंतक या शुभचिंतकिका चिंतिका नहीं है वो, है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास में समय नहीं है, अपने लिए भी नहीं है, बाकी तो दुनिया के लिए तो कहां से आएगा यार। और जिस दिन पास हो जाओगे तो चलेंगे आप ही की शादी, हम डांस करेंगे और क्या इससे बढ़िया। और पास हो जाओगे सारे उत्सव है, नहीं होगे बेटा और आप ईमानदारी से पढ़ रहे हो ना, तब भी दुनिया कहेगी साला आवारगर्दी करता था ये, है ना। तो इसलिए लगनशीलता के साथ में, मन से, क्रम से, है ना, सुचिता के साथ में पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।